आज हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड जो है वो कोड करता है एमिनो एसिड को। तो हम बात करते हैं कि जेनेटिक कोड क्यों ज़रूरी है और इसकी डिस्कवरी क्यों हुई। तो बात ये आती है कि जब वो जेनेटिक कोड जो है, क्योंकि आपको ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए से आपको बनाना होता है। मान लो ये मैसेंजर आरएनए है, तो इससे आपको बनाना है प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि जो रिप्लिकेशन होता था और ट्रांसक्रिप्शन होता था उसमें यही सीन होता था। इसका जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो सीक्वेंस था नाइट्रोजनस बेस का, वो ये कॉपी कर लेता था। लेकिन अब बात ये आती है कि जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है, इसमें तो नाइट्रोजनस बेस का कोई सीक्वेंस होता ही नहीं है। तो ये कैसे इसको पता चलेगा कि हमको यही प्रोटीन बनानी है। तो मतलब हमारा जेनेटिक कोड है जो ऐसे ही डिस्कवर हुआ। सबसे पहले बात आती है कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड है और एमिनो एसिड है, इन दोनों के सीक्वेंस के बीच में कोई कम्प्लीमेंट्री नहीं है। मतलब ना ये ए का टी है और ना ही जी का सी है। फिर नेक्स्ट देखा गया कि जैसे ही न्यूक्लिक एसिड में के सीक्वेंस में चेंज आया, तुरंत हमारा प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। तो ये सोचा गया कि ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लो ये AUG है और यहाँ पे तुरंत ही आ गया GUG। तो मान लो ये किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है और ये मेथ के लिए कोड कर रहा है, ये वैलिन के लिए, तो यहाँ पे मेथ और वैलिन बना। लेकिन जैसे ही हम मान लो ये जी को हटा दिए और यहाँ जी लगा दिए, तो यहाँ तुरंत ही प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ जो एमिनो एसिड है दूसरा आ जाएगा। तो ये देखा गया कि न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस के एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से पूरा प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है। तो ये देखा गया कि कुछ न कुछ इस न्यूक्लियोटाइड में ऐसा है जो ये प्रोटीन जो एमिनो एसिड है ये यूज कर रहा है एज इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने देखा कि ये जो है फिर हम यहाँ से एक डिफिनीशन निकाल सकते हैं जेनेटिक कोड की। वो डिफिनीशन ये है कि द जेनेटिक कोड इज ए सीक्वेंस विच डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मतलब कि ट्रांसलेशन के टाइम एमिनो एसिड के सीक्वेंस को जो डायरेक्ट कर रहा है, जो बता रहा है कि यही प्रोटीन बननी है, यही एमिनो एसिड बननी है, उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। फिर आती है बात ये कि क्योंकि जेनेटिक कोड आया कैसे, किसने लाया और ये क्या होता है। तो सबसे पहले जॉर्ज गैमो जो थे वो एक फिजिस्ट थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जेनेटिक कोड था इसको डिस्कवर करने के लिए बायोकेमिस्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट, फिजिस्ट और बहुत सारे अलग अलग ब्रांच के लोग जो है, अलग अलग साइंटिस्ट इकट्ठा होके इसके विषय में सर्च किए। उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये क्या है। तो जॉर्ज गैमाउ जो थे ये एक फिजिस्ट थे, फिजिक्स के ज्ञाता थे। उन्होंने एक तर्क दिया कि ये जो है 4 बेस सिर्फ होते हैं। तो उन्होंने 4 बेस को इन्वॉल्व किया और यही 4 बेस 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन बात ये आई कि 4 बेस 20 एमिनो एसिड को कोड कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 4 बेस जो है वो कॉम्बाइन करते हैं आपस में और ये कोड करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिस, मतलब 4 बेस कंबाइन होके 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। फिर उन्होंने एक सीक्वेंस दिया कि ये ट्रिपलेट होते हैं, मतलब ये ट्रिपल होते हैं। तो अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं तो हम इन्हें ट्रिपलेट बोल सकते हैं। तो अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं 4 बेस, तो हम इसको 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 कोडॉन्स आ जाएंगे। तो ये जो 64 कोडॉन्स था, जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हो गया। फिर ये बोला गया कि ये जो है मोर देन 2 कोडॉन, 2 से ज़्यादा कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। फिर बात आती है कि इसकी डिस्कवरी कैसी हुई। तो सबसे पहले मार्शल नायरनबर्ग जो थे वो जेनेटिक कोड को डिस्कवर किए।
वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो मार्शल नायरनबर्ग, लेकिन इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पे हरगोविंद खुराना ने डिस्कवर किया सबसे पहले। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन डिस्कवर किया, उसका सिंथेसाइज इन्होंने ही किया। हरगोविंद खुराना ने नोबेल सबसे पहले नोबेल प्राइज इनके साथ जीता था, मार्शल के साथ। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन बनाया। और वह जो जीन बनाया उन्होंने उसमें उन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर यूज किया। होमोपॉलीमर का मतलब होता है एक काइंड के, मतलब एक प्रकार के नाइट्रोजनस बेस यूज किए जा रहे थे। और जो कोपॉलीमर था उसमें डिफरेंट, मतलब 2 से ज़्यादा प्रकार के यूज किए जा रहे थे नाइट्रोजनस बेस। तो उन्होंने नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिए। मतलब कि नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस का मतलब होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें टेम्पलेट का कोई रोल नहीं था, इन्होंने आर्टिफिशियल एंजाइम के द्वारा सिंथेसिस किया। उसके बाद फिर बात आती है कि ये जो मार्शल थे इन्होंने नोबेल प्राइज जीता अपने इस काम के लिए 1968 में विथ रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली, यानी कि रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। अब मार्शल ने क्या काम किया था, इन्होंने कंडक्ट करवाया था केमिकल एक्सपेरिमेंट। केमिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो हरगोविंद खुराना ने भी करवाया था कंडक्ट, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए को डिस्कवर किया था। अगर पूछा जाए तो हम हरगोविंद खुराना का ही नाम लेते हैं। मार्शल उन्होंने क्या करवाया था, सेल फ्री ट्रांसलेशन। सेल फ्री ट्रांसलेशन का मतलब है कि सेल के बाहर बिना सेल को यूज किए ये लैब में करवाए थे। इन्होंने क्या किया था, केमिकल एक्सपेरिमेंट में ट्रांसलेशन पर किया था और सिंथेटिक आरएनए को यूज किया था। सिंथेटिक आरएनए का मतलब कि लैब में बना हुआ। उसके बाद बात आती है कि एक एंजाइम था सेबरो-ओचोआ। जो सेबरो-ओचोआ एंजाइम था इसे हम एक्चुअल में बोलते थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। फॉस्फोरिलेज इसलिए बोलते थे क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। कोई भी एंजाइम अगर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है तो हम उसे फॉस्फोराइलेज बोलते हैं। तो इसका एक्चुअल में नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, लेकिन इसको जो डिस्कवर किए थे वो किए थे सेबरो-ओचोआ। तो इसको सेबरो-ओचोआ डिस्कवर किए थे, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो सेबरो-ओचोआ एंजाइम पड़ा। ये काम क्या करता था, तो ये आरएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करता था, यानी आरएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को उत्प्रेरित करता था, बढ़ाता था। और ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन थी। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसको टेम्पलेट से कोई लेना देना नहीं था, ना ही ये टेम्पलेट को यूज करता था और ना ही उसका सीक्वेंस कॉपी करता था। इसमें नॉन सीक्वेंस ये अपने आप बनाता था। इसके बाद ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड था, मतलब कि ये एक प्रोटीन थी। उसके बाद आता है कि कुछ फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोड के, वो क्या है। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड, ये जो कोडॉन होता है सबसे पहले ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब कि 3 का 1 बना होता है, जैसे AUG, तो 3 का 1 को कोड करता है, तो ये ट्रिपलेट होता है। और ये कुल मिला के 64 कोडॉन्स थे, तो जिसमें से 61 कोडॉन एमिनो एसिड को कोड करते थे और 3 कोडॉन जो थे वो स्टॉप कोडॉन थे, जो किसी को भी कोड नहीं करते थे। यानी कि अगर इनका एक भी सीक्वेंस आ जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते थे। और वो है UAA, UAG और UGA। ये सारे जो हैं स्टॉप कोडॉन हैं तीनों। उसके बाद बात आती है कि इनका दूसरा नेचर क्या है। पहला तो हो गया ट्रिपलेट थे, और दूसरा यूनिवर्सल एंड नॉन एम्बिगुअस। यूनिवर्सल और नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ऐसा एक जो हर चीज़ में एक जैसा ही हो, मतलब कि कोई ऐसा कोड जो हर चीज़ में एक ही एमिनो एसिड को कोड करे। तो जैसे UUU, ये ट्रिपल यू जो है वो फेनाइलिन को कोड करता है बैक्टीरिया में, और ये ह्यूमन में भी फेनेलाइन को ही फेनेलाइनिन को ही कोड करता है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स एक ही चीज़ को कोड करेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये पार्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होता है, मतलब कि एक के लिए एक ही रहेगा। एक कोडॉन है, किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो चाहे हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे चाहे हम ह्यूमन में पढ़ेंगे, वो एक को ही कोड करेगा। सिर्फ कुछ अपवाद होते हैं जो होता है AUG जो है वो मेथियोनाइन को कोड करता है और GUG वैलाइन को कोड करता है। लेकिन जब AUG अब्सेंट हो जाता है तो GUG जो है वो मेथियोनाइन को कोड करने लगता है। तो ये इसका एक जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसके बाद फिर दूसरा जो हमारा थर्ड वाला करेक्टर है इसका, ये है डीजनरेट कोड। मतलब डीजनरेट कोड का मतलब है कि एक से ज़्यादा अमीनो एसिड के कोडॉन हो सकते हैं। मतलब अगर एक अमीनो एसिड है तो उसके एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं। मोर देन वन कोडॉन फॉर वन अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं, जैसे GGG, GGA, GGC, GGU, ये चारों ग्लाइसिन को कोड करते हैं। उसके बाद फिर बात आती है फोर्थ की, नॉन ओवरलैपिंग कोड, मतलब कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे GGG है तो दूसरे में भी यही GGG नहीं होगा, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। और अगर ये अमीनो एसिड को कर रहा, किसी ग्लाइसिन को कर रहा है तो ये ग्लाइसिन को ही करेगा, किसी और से ओवरलैप नहीं करेगा। उसके बाद फिफ्थ है स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। इसमें स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन भी होता है। जो स्टार्ट कोडॉन होता है ये AUG होता है और स्टॉप कोडॉन UAA, UAG और UGA होता है। इसका जो 6 है करेक्टर वो है डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन का मतलब इसमें एक होता है AUG जो मेथिनाइन को भी कोड करता है और ये स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन भी बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे ये रहेगा मैसेंजर RNA में वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। उसके बाद 7th आता है कॉमालेस। कॉमालेस का मतलब है कि ये AUG इसमें कहीं भी ना ही गैप होता है और ना ही कोई कॉमा वगैरह होता है, ना ही कोई स्पेस होता है। ये एक कंटिन्यूअस मैनर में रहते हैं। ये इनका जो रीडिंग फैशन है वो कंटिन्यूअस है। इनमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है, नो पंक्चुएशन, दैट्स मीन वन आफ्टर अनदर विदाउट गैप, नो पंक्चुएशन। एक के बाद एक आता है बिना किसी गैप के और इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है। पंक्चुएशन का मतलब कॉमा, स्पेस कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका